नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, BSE और CDSL स्टॉक क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, और अगर अच्छे हैं तो BSE में प्रमोटर होल्डिंग 0 क्यों है, CDSL में बहुत कम होल्डिंग क्यों है। तो देखिए, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है उससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि कंपनी अच्छी है या फिर ख़राब हो जाती है। ये एक पैरामीटर ज़रूर होता है जिससे हम जज करते हैं कि हमें कंपनी में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रमोटर नहीं है उसके बावजूद BSE का जो बिजनेस मॉडल है वो तो हमें अच्छा ही नजर आता है। और CDSL में भी ऐसा ही है। CDSL में जो 20% का प्रमोटर का ओनरशिप है वो 20 हो या फिर 50% हो, बिजनेस मॉडल आपको चेंज होता हुआ नजर नहीं आता है। ऑफकोर्स आपने जो पॉइंट उठाया है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, ये अच्छी बात नहीं है। इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे अदर सेक्शन में आपको ज्यादातर होल्डिंग नजर आती है। तो यहां पर BSE के चार्ट पर चलते हैं। फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक ने अपने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। एक आध साल से ज्यादा हो चुका है इसी ट्रेंड लाइन पर स्टॉक सपोर्ट लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ फिर यहां पर ये ऊपर जाना चाहिए था अगर इसमें बहुत स्ट्रेंथ थी, लेकिन ये स्टॉक नीचे आया। यहां पर भी जाने की कोशिश की लेकिन एट लास्ट यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये हमारा पहला संकेत है कि अभी BSE का स्टॉक वीक हो चुका है। यहां पर दूसरा संकेत, दूसरा कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब हमें 600 का लेवल टूटता हुआ नजर आएगा। अगर ये 600 का लेवल टूट जाता है तो हमें मान लेना चाहिए स्टॉक में अभी वीकनेस आ चुकी है और स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई 2 साल में। अब ये स्टॉक आपको शांत होता हुआ नजर आ सकता है, शायद यहां पर और भी गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। CDSL के बारे में बात करें, CDSL में भी सेम कैसे, एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइज हो गया था क्योंकि गिरावट कहाँ से शुरू हुई, 1350 1400 के लेवल से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। ये सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पर कुछ रिजेक्शन नहीं आया, सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की, फिर डायरेक्टली ये सपोर्ट भी आपको टूटता हुआ नजर आया। तो स्टॉक कुछ ज़्यादा ही वीक हो चुका है। अभी इसके लिए 1000 रुपये से करके 1150 का जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लेकर ऊपर जाता भी है तो भी आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तुरंत आपको ये 1250 1300 के लेवल से रिटर्न होता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो BSE में वीकनेस है। CDSL एक्चुअली उससे भी ज्यादा वीक है। ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं की है, लेकिन यहां पर भी वो ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और ये सपोर्ट भी टूट चुका है, जबकि BSE में वो लेवल यहां पर अभी तक आपको टूटता हुआ नजर नहीं आया। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर काम नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार रिपीटेडली कहा है कि जब भी कोई स्टॉक 1-2 साल में 3 साल में बहुत ज्यादा भाग जाता है तो उसका जो चार्ट है ना स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद अगर वो कुछ यहाँ पर पैटर्न बनाता है फिर गिरावट होती है तो वो लंबा गिर सकता है, लंबा टाइम करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है, पैसा आपका यहां पर ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर में और जिंक में गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा सेक्टर है ये ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म के लिए तो सेक्टर बना नहीं है। साइक्लिकल सेक्टर है, मौका होता है, एंटर होना होता है और बाद में यहाँ से निकल भी जाना होता है। तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। और ये जो वेदांता है उन्होंने अपना जो स्टेक है वो गिरवी भी रख दिया है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या भी आपको बनती हुई नजर आती है। तो ये जो सेक्टर है ऑलरेडी काफ़ी रिस्की है, उसमें भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा बचकर काम करना चाहिए। अगर आपको काम करना ही है तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए। रामा फॉस्फेट, पॉलीप्लेक्स, NCL इंडस्ट्री, KCP, इसमें से कौन से लेवल पर एवरेज करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स को एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर एक NCL, KCP ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा मेरा मानना है कि अभी जो ब्लू चिप स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं वहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट हो रही है उसे प्रेफर करना चाहिए। एक वीडियो में कल ही हमने शायद डिस्कस किया था, मार्केट जब ऊपर जाता है तो सबसे पहले लार्ज कैप जाता है, फिर मिड कैप जाता है, फिर स्मॉल कैप जाता है, और गिरावट में सबसे पहले स्मॉल कैप नीचे आता है, फिर मिड कैप आता है, फिर लार्ज कैप आता है। तो यहाँ पर देखिए साइकिल जब कंप्लीट होगा, ये गिरावट आपको कंप्लीट होती हुई नजर आएगी तो लार्ज कैप में सबसे पहले आपको बाउंस देखने को मिलेगा और स्मॉल कैप में आपको इनफ चांसेस मिलेंगे एंटर होने के। लेकिन इस टाइम पे अगर आप स्मॉल कैप्स पे ज़्यादा भार देंगे, वहां पर आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, तो अगर ये गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू रह जाती है 10-15%, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा पोर्टफोलियो को होल्ड करना। इसलिए मेरा मानना है कि अभी लार्ज कैप पे फोकस कीजिए। जैसे लार्ज कैप में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ेगी, धीरे धीरे 1-2 महीने में स्मॉल कैप मिड कैप भी आपको स्ट्रांग होती हुई नजर आ सकते हैं, तब हम वहां पर निवेश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा बेहतर हो जाएगा। I want to start investment in direct stocks for next 5 years for my medium term goal. Is it right time to invest in regular way considering the fear of inflation and market correction? Where should I invest? तो क्लियरली अभी मैंने डिस्कस किया, लार्ज कैप में अभी के लिए आपको प्रेफर करना चाहिए। और 5 इयर्स मतलब बड़ा टाइम फ्रेम है ऑफकोर्स, लेकिन बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। कई बार क्या होता है, अगर ये साइकिल जो रहती है, इंटरेस्ट रेट की साइकिल रहती है, इन्फ्लेशन की साइकिल रहती है, थोड़ी लंबी खींच जाएगी तो स्मॉल कैप मिड कैप को रिकवर करने में टाइम लग जाता है। 5-6 साल का कई बार मैंने स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखा
देखा है, भले ही प्रॉफिट ऊपर जाता है लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स भाग नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए अभी मेरे हिसाब से 5 साल के लिए खरीदना है तो लार्ज कैप पे आपको ज़्यादा भार देना चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स मिड कैप में स्मॉल कैप में कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। When we analyze charts on week and monthly time frame, is it the data of calendar week Monday to Friday और options week Friday to Thursday? तो ये Monday to Friday रहता है, कैलेंडर वीक रहता है, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार एक्सपायरी ऊपर नीचे हो सकती है, कई बार वेडनेसडे को होती है, कुछ छुट्टी है तो ट्यूसडे को भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कैलेंडर बेसिस पे आपको ये दिखाई पड़ता है। मार्केट लास्ट 2 दिन में पॉजिटिव मोमेंटम बना है, क्या आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? बजाज फाइनेंस में फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेवल, फ्यूचर ऑफ स्मॉल कैप फंड्स दैट इज एलटी फूड्स, टेक्समोबाइल्स, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री। तो ये जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, स्मॉल कैप में मेरा सेम व्यू है, अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए। लार्ज कैप में एक बार स्टेबिलिटी लौटेगी तो स्मॉल कैप में आपको तभी इनफ टाइम मिलेगा खरीदारी करने के लिए। अब यहाँ पर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, तो जैसे ही निफ्टी बैंक ने 34,800 का लेवल तोड़ा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, तो ये मोमेंटम क्लियरली कंटिन्यू तो रह सकता है। लेकिन पिछले 2 दिन में, इनफैक्ट यहाँ पर थर्सडे को भी लास्ट 1-2 घंटे में और फ्राइडे में तो कुछ ही घंटों में आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। तो 36,000 एक राउंड ऑफ लेवल है, यहाँ से आपको सेल ऑफ भी शुरू होता हुआ नजर आया, तो यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ट्रेंड होता है, तो उसके बाद आपको कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलता है। ये ट्रेंडिंग हुआ, ये कॉन्सोलिडेशन हुआ, ये ट्रेंडिंग हुआ, ये कॉन्सोलिडेशन हुआ, ये ट्रेंडिंग हुआ, फिर कॉन्सोलिडेशन हुआ, अभी ट्रेंडिंग हुआ, तो वापस थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेशन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर काम करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में नहीं है। 36,000 पे सेलर्स बैठे हैं और बायर्स ऑफ कोर्स यहाँ से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, निवेश करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेवल था ये रेजिस्टेंस का, जो कि अभी हमें सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। सर आई वांट टू टेक फ्रेश एंट्रीज एट हैवेल्स एंड एस्ट्रल। तो हैवेल्स में देख पाएंगे गिरावट हमें दिखाई पड़ती है, ये जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1200 के आसपास का लेवल, ये हमें टूटता हुआ नजर आया है। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपको नजर आती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, लेकिन उसके लो के नीचे फिलहाल आपको हैवेल्स जाता हुआ नजर आया। थोड़ी वीकनेस आपको नजर आ सकती है, मेरे हिसाब से 1100 1120 ये लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। एस्ट्रल के बारे में बात करें तो एस्ट्रल का चार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिलहाल जो गिरावट देखने को मिल रही है, 1500 से करके 1600 के जोन में खरीदारी करना चाहें, 1500 से करके 1550 भी इनफैक्ट एक अच्छा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। वैल्यूएशन अभी प्रीमियम है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये आपको खरीदना चाहिए। What do you think about Berger Paints and Asian Paints after entering aggressively by Grasim? तो देखिए, अगर कोई छोटी कंपनी एंटर होती तो एक तो वो न्यूज़ में ही नहीं आता। अभी ग्रासिम बड़ा प्लेयर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कारण अभी बर्जर और एशियन पेंट का धंधा ही नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन आता है, लेकिन मार्केट ही इतना बड़ा इंडिया का कि आपको यहाँ पर अच्छी ग्रोथ कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। बर्जर पेंट हालांकि टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो चुका है, 600 के लेवल के नीचे चला गया है, तो टेक्निकली एक बार स्ट्रांग हो जाए उसके बाद खरीदारी करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। एशियन पेंट के बारे में बात करें, ये अभी इतना ज़्यादा टेक्निकली वीक नहीं हुआ है, 2650 से करके 2750 का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऑफकोर्स बर्जर में भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, लेकिन बहुत अग्रेसिवली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट चुका है। लाल पैथलैब और बजाज फाइनेंस के 1800 5,500 के लेवल पे आ सकते हैं, तो बेस्ट लेवल कौन सा है खरीदारी के लिए? डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से अच्छा है। डॉक्टर लाल पैथलैब में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही गिरावट हुई है 1800 का लेवल सपोर्ट की तरह नजर आएगा, वहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिला। ये ब्रेकआउट होता तो ट्रेंड रिवर्सल मान सकते थे, अब ये फिर से गिर गया, तो यहाँ पर भी बाउंस बैक आया है। अगर ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आप वापस फंस सकते हैं, इसीलिए अगर आपको यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल ढूंढना है तो मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2300 का लेवल है, तब तक हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम करने से बचना चाहिए। वापस 1800 के लेवल्स आएंगे नहीं आएंगे, पॉसिबल है, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस बैक आया, वापस ये लेवल आपको देखने को मिला, उसी प्रकार से यहाँ से भी वापस गिरावट हो सकती है। हम कब कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें कन्फर्मेशन चाहिए, और वो कन्फर्मेशन है स्टॉक ये नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट देखने को मिले 2300 के ऊपर, तो हम मान सकते हैं कि शायद अभी 1800 का लेवल फिर से देखने को नहीं मिलेगा। प्लीज शेयर बाइंग लेवल्स ऑफ इन्फो एज रिजल्ट्स वर गुड, कैन वी एक्यूमुलेट इट एट करंट मार्केट प्राइस और फर्दर फॉल इज पॉसिबल, शेयर योर व्यूज ऑन बीकेटी। तो नौकरी में देखिए आपको एक अच्छा लेवल 4000 का लेवल टूटता हुआ नजर आया, हमने यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी। अभी यहाँ पर रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, ऑफकोर्स हमने तब भी डिस्कस किया था कि इसमें जो गिरावट हो रही है मेरे हिसाब से सेंटिमेंटल है,
जोमैटो, पॉलिसी बाजार ये सब नीचे जा रहे हैं, इसके कारण आपको नौकरी भी नीचे जाता हुआ नजर आता है। इसके कोर बिजनेस पे मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी डाउट नहीं है और पहले भी नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर एग्जिट स्ट्रेटेजी इसलिए शेयर की क्योंकि सेंटिमेंटल तो सेंटिमेंटल गिरावट तो देखने को मिल रही है और खरीदारी करना चाहते हैं तो जब तक ये 4000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक के लिए हमें एग्रेसिवली काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि 4000 कोई छोटा लेवल नहीं है, बहुत बड़ा लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये लेवल टूट चुका है तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ एक बार वापस आ जाए उसके बाद ही खरीदना चाहिए। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक पैटर्न देखने को मिला था, फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला, रिकवरी आई, थोड़ा इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया, फिर से गिरावट देखने को मिली, एक फेक ब्रेकडाउन कह सकते हैं, फिर से रिकवरी देखने को मिली। अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस था वो तो टूट ही चुका है, यहाँ पर तैयारी में नजर आता है कि ये ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करना चाहें तो ब्रेकआउट के बाद एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। प्लीज़ रिव्यू इंडिया पेस्टिसाइड शेयर एंड इट्स Q4 रिजल्ट, शुड आई कंटिन्यू टू होल्ड इट और एग्जिटेड। तो यहाँ पर इंडिया पेस्टिसाइड्स के रिजल्ट्स आए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट तो आपको बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे दूसरी कंपनीज में हो रहा है खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, मार्जिन्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, कोई खास रिजल्ट्स आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। देखा जाए तो जैसे ही आपको ये 300 का लेवल टूटता हुआ नजर आया स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए था। अब यहाँ पर अभी 250 के आसपास का लेवल जैसे ही टूटा है स्टॉक फिर से वीक हो चुका है, ऊपर जाता है तो ये सेल ऑन राइज का लेवल है, यहाँ पर मेरे हिसाब से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आता है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ऑफ HDFC बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो HDFC बैंक में 1400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले बना हुआ था, जैसे ये लेवल टूटा उसके बाद फिर से आपको ये सपोर्ट की तरह नजर आया, फिर रेजिस्टेंस की तरह नजर आया, तो मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट हो चुका है। तो ये लेवल अभी फिलहाल के लिए एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है। एक अच्छा पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, उसके बाद स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, ये सपोर्ट जो टूटता हुआ नजर आया काफ़ी वीक संकेत है और यहाँ पर फिलहाल हमें W पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे W पैटर्न बनाए तो हायर चांसेस हैं कि यहाँ से वापस नीचे जा सकता है या थोड़ा बहुत रिकवर होकर वापस नीचे जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस अभी 4000 का लेवल है, बाय चांस वो लेवल टूट जाता है 4200 है, उसके बाद 4500 के आसपास भी नजर आता है। ऑरो फार्मा और एमटार में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ऑर्बो फार्मा के बारे में बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया, एक्चुअली यहाँ पर भी अच्छा खासा सेल ऑफ ऑलरेडी देखने को मिला है, फिर यहाँ पर आपको ये सपोर्ट दिखाई दिया, जैसे ये लेवल टूट गया स्टॉक अभी सेल ऑन राइज है, पहले भी एक्चुअली सेल ऑन राइज का स्टॉक था, जब से इसने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मुझे अभी परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, उसके बाद ये सेल ऑन राइज हो चुका है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से टेक्निकली बात करें 600 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक यहाँ पर इसमें हमें बुलिश पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, तब तक के लिए सेल ऑन राइज वाला स्टॉक ही रहने वाला है। एमटार के बारे में बात करें, यहाँ पर भी मेरे हिसाब से हमने एक वीडियो बनाया था जब ये स्टॉक कुछ यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था, एक अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पर पीछे था, तो हमने सजेस्ट किया था कि पोजीशन बना सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ये स्टॉप लॉस हमें हिट होता हुआ नजर आया, फिलहाल स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाता है तो ये भी सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट ही दिखाई पड़ता है। जब तक ये स्टॉक अपने 1800 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ पर ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।